Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bachos. So we are back on the Creatrix YouTube channel with the Power Electronics course for Lakshya Gate 2022. और आज हम लोग इन्वर्टर्स के सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं. ओवरऑल अगर बात करें लेक्चर नंबर 56, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं सिंगल फेज इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर्स के बारे में. तो मेरे भाई तैयार हो जाओ, एकदम मजा आने वाला है इस लेक्चर में. और कॉन्सेप्ट आप लोगों के जैसा कि आप जानते हो, जो कि आपकी डिमांड है कि आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, वही यहाँ पे होने वाला है ना. तो बेटा एक चीज़ आप भी जानते हो कि आप इस चैनल पे आते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी ना वो थोड़ी हटके मिलेंगी, वो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल मिलेंगी. और वही हम लोगों का टारगेट भी रहता है कि बच्चों को जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है दैट शुड ऑलवेज बी नेक्स्ट लेवल, है ना. तो उसके लिए ही काम करते हैं बेटा. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have taught over 2 lakh students for GATE and DSE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं कि ये सारे क्रेडेंशियल अपनी जगह और जो हमने काम किया है वो अपनी जगह. अगर आप देखो इस चैनल पे बेटा ऑलमोस्ट 7,500 वीडियोस हैं फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी स्टूडेंट्स. अदर देन दैट हमारे इनिशिएटिव यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लेना है एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल अवर फ्री इनिशिएटिव. बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE. और मैं आपको बता दूं बेटा, मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक लिंक पे मिल जाएंगी. अभी मैं डेली 11 बजे स्पेशल ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें आप मेरे साथ मशीन्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. तो डेली 11 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ो और मशीन्स के बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो फ्रॉम PS भीमरा, जिसके बाद आपकी मशीन की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है और आपको कभी भी लाइफ में मशीन्स के क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है. और यहाँ पे आपको करना क्या है ना बेटा, अपकमिंग का एक फोल्डर होगा, उसमें जाके चेक करने हैं लेक्चर्स, और जो ऑलरेडी हो चुके हैं जैसे प्रैक्टिस सीरीज फॉर HAL HPCL ये मैं करा चुका हूँ. PSU के लिए क्वेश्चन, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, यहाँ पे गेट के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, मैराथन सेशन है. ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे वेल डिफाइंड फॉर्मेट में मिल जाएंगी. तो आपके लिए बेटा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपका जो प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है वो ये लिंक आपके लिए पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है. चलो फिर शुरू करते हैं यार आज का लेक्चर. वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाफ ब्रिज इन्वर्टर, उसका V0 का वेवफॉर्म बताया था, करंट का वेवफॉर्म देखा था अलग अलग तरह से, ठीक है, जैसे R लोड के लिए, L लोड के लिए, RL लोड के लिए, ठीक है, अदर देन दैट RLC लोड के लिए. तो ये सारी चीज़ों में हमने करंट के अलग अलग वेवफॉर्म्स को देखा था. और यहाँ पे मैंने आपको V0 का फोरियर सीरीज का एनालिसिस कराया था. सुबह बेटा आप अगर एक और बार यही कमेंट आया चैट के अंदर तो यू विल बी ब्लॉक्ड, तो प्लीज टेक केयर अबाउट इट, ठीक है. तो अब देखो उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क टॉपिक रिलेटेड वीडियो. बेटा GD और GT के लिए किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती है विनय बेटा, वहां जाके बस बात करनी है आपको आपस में. अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इंडिया में जो करप्शन है उस पर बात करो, तो इसके लिए वीडियो कौन बना के देगा? तुम्हें वहां जाके अपनी राय तो रखनी है सबके आगे. जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा. चलो, तो आपको बेटा बस अपना ओपिनियन देना होता है ग्रुप डिस्कशन में, और ग्रुप टास्क में भी 10-20 लोग होते हैं जिन्हें मिलकर के एक टास्क अकॉम्प्लिश करना होता है. तो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. वहां पे बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, थोड़ा सा आपको उस मोमेंट में रहना है. ऐसा ना हो कि अपने ख्यालों में खो गए और पता चला GD पूरा भी हो गया, ठीक है, ऐसा मत करना. बस जस्ट बी देयर, लिसन टू एवरीवन, फॉर्म योर ओपिनियन, पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन, ठीक है.
आशुतोष मेरे भाई, तुम लोगों की हरकतें अभी इस हिसाब से नहीं है कि आप लोगों के लिए मैं कोई नया इनिशिएटिव प्लान करूं। देख रहे हो 100 की अटेंडेंस बोल के 25-30 बच्चे आते हो, तो किस बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई नया इनिशिएटिव आएगा नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं, मशीन का जो इनिशिएटिव है वो भी मैंने प्लस वाले बच्चों के लिए लॉन्च किया था कि उन्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग भी अटेंड कर ही सकते हो। तो अगर मेरा इंटरेस्ट आएगा तो हो सकता है मैं प्लस वालों के लिए पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ एक्स्ट्रा करूं, तो तब आप लोग भी देख लेना। लेकिन दैट वाज नेवर इंटेंडेड एज अ फैसिलिटी फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स, क्योंकि यूट्यूब स्टूडेंट्स जो है ना एकदम बुरी तरीके से दिल तोड़ देते हैं। क्यों दिल तोड़ देते हैं? क्योंकि क्लास आते नहीं है ना। अभी आप देखोगे ग्रेजुअली ग्रेजुअली यूट्यूब में ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, है ना, जस्ट बिकॉज कि आप लोग जो है ना तो लेक्चर को शेयर करते हो ना ही लेक्चर अटेंड करते हो। तो लगेंगे थोड़े बहुत झटके बेटा आगे आने वाले समय में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर अटेंड करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग कह रहे हैं क्वेश्चन सीरीज फॉर पावर सिस्टम, बेटा आप लोग मशीन्स के अंदर मुश्किल से 8-10 बच्चे आते थे और आप पावर सिस्टम की क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहे हो। और आज की डेट में भी अगर मैं स्पेशल पे बात करूँ ना, मशीन्स की क्वेश्चन सीरीज में मैक्सिमम बच्चे प्लस वाले होते हैं, यूट्यूब वाले नहीं होते हैं। तो बेटा डिमांड तो इस बेसिस पे करो, कम से कम अटेंडेंस तो हो, देने की इच्छा तो हो किसी चीज़ को। लेकिन आप लोग आओगे नहीं, लेकिन चाहिए सब कुछ, ऐसा थोड़ी होता है। चलो अब देखो बेटा, फुल ब्रिज इन्वर्टर में क्या होता है कि हम लोग ना 4 स्विचेस का यूज करते हैं। पहले हमने क्या किया था, 2 स्विचेस का यूज किया था, दैट वाज ओनली T1 एंड T4। अब की बात T1, T3, T2 और T4, 4 स्विचेस। हर एक स्विच के साथ मैंने एक एंटी पैरेलल डायोड दिखाया है। मैंने आपको बताया था एंटी पैरेलल डायोड क्यों लगाते हैं, बिकॉज वी नीड द स्विच टू बी, द स्विच मस्ट बी यूनिपोलर एंड बाइडायरेक्शनल। ठीक है, तो देखो यहां पे स्विच को यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है, रखने के लिए एक एंटी पैरेलल डायोड का यूज करते हैं, एंटी पैरेलल डायोड का यूज करते हैं। अब यहां पे बेटा क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना 2 कैपेसिटर लगा देते हैं। अब ये 2 कैपेसिटर क्या करते हैं, एक तो पहली बात देखो, ये जो सप्लाई वोल्टेज होती है ना उसका रिपल कम करते हैं। यानी ये जो VDC है ना आपका, ये अगर कैपेसिटर पे लगेगा तो अगर इसके अंदर हल्का बहुत भी रिपल होगा तो वो ये कैपेसिटर मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि ये VDC भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। हो सकता है ये रेक्टिफायर से आ रहा हो सकता है ये बैटरी से आ रहा हो। अगर बैटरी से आ रहा है तो वैसे भी कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर बेटा ये आ रहा है आपका कहां से, अगर ये आपका आ रहा है किसी रेक्टिफायर से, तो डेफिनेटली इट विल कंटेन रिपल। तो उस रिपल को मिनिमाइज करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द कैपेसिटर। अब यहां पे अगर देखा जाए बच्चों तो क्या होता है, यहां पे ना ऐसे ग्राउंडिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं O, इस पॉइंट को बोलेंगे A और इस पॉइंट को बोलेंगे B। अब अगर बीच में ग्राउंडिंग है, देखो 2 इक्वल कैपेसिटर्स हैं C और C, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हो जाती है VDC/2 प्लस माइनस, और इसके अक्रॉस भी VDC/2 प्लस एंड माइनस। अब यहां पे मेरे बच्चों हम लोग दिखाते हैं कुछ इस टाइप से, ये होता है V0, ये होता है आपका I0। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मैं इस टर्मिनल का, A वाले टर्मिनल का वोल्टेज O के रेस्पेक्ट में लूं, A वाले टर्मिनल का वोल्टेज O के रेस्पेक्ट में लूं, तो इट इज कॉल्ड एज द पोल वोल्टेज। B वाले टर्मिनल का वोल्टेज अगर मैं O के रेस्पेक्ट में लूं तो इसको भी कहते हैं पोल वोल्टेज। ठीक है, और अगर दोनों के बीच का वोल्टेज लोगे तो ये तो आउटपुट वोल्टेज है, इसको आप कह सकते हो लाइन वोल्टेज। क्या कह सकते हो? लाइन वोल्टेज। ठीक है,
पोल वोल्टेज समझ आया। अगर एक टर्मिनल का वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ओ देखा जाए, दैट इज द ग्राउंड, तो दैट इज कॉल्ड एज पोल वोल्टेज। सर इसको पोल वोल्टेज क्यों बोला? ऐसा क्या हुआ कि आपने इसको पोल वोल्टेज बोला? देखो क्या होता है, इस इन्वर्टर को ना बेटा, इस इन्वर्टर को मैं इस टाइप से भी दिखा सकता हूं। देखो ये दो बैटरी हो गई, ये हुआ VDC/2, ये भी हुआ VDC/2। क्या होता है, ये जो आपका लोड है ना, लोड को आप दिखाओ एज अ सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। तो यहां पे आया लोड ऐसे, देखो अब आप जानते हो स्विच का ये जो टर्मिनल होता है जो इधर उधर मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोल, करेक्ट। ये जो स्विच का टर्मिनल है जो इधर उधर मूव कर सकता है, दिस इज कॉल्ड एज अ पोल। और जिन टर्मिनल्स पे इसको कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रो। तो अगर आप देखो इफेक्टिवली बेटा, आप एक पोल की वोल्टेज देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसीलिए आपने उस वोल्टेज को क्या बोला? पोल वोल्टेज। समझ में आया इसको पोल वोल्टेज क्यों बोला जाता है? तो यहां पे VAO या फिर VBO, दीज आर कॉल्ड एज द पोल वोल्टेज। अब देखो यार, यहां पे हमें क्या करना होता है, अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये जो A वाला टर्मिनल है, या फिर ऐसे सोचो, अगर सिर्फ इतना सर्किट देखें T1 और T4 वाला, देन इट इज बेसिकली अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। अगर आप T2 और T3 को भूल जाओ, सिर्फ T1 T4 को देखो, देन इट इज अ हाफ ब्रिज टाइप ऑफ इन्वर्टर। और ऐसे ही अगर T1 T4 को भूल जाओ, सिर्फ T3 और T2 को देखो, देन अगेन इट इज अ हाफ ब्रिज टाइप ऑफ अ इन्वर्टर। करेक्ट बात है। तो हम ये कहते हैं, कंसीडरिंग ओनली T1 T4, तो व्हाट इज इट? इट इज अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है। अब यहां पे बेटा क्या होता है कि 0 से T/2 में आपका T1 ऑन हो जाता है, जिस कारण से हाफ ब्रिज इन्वर्टर के नियम से VAO हो जाता है VDC/2। कैसे हुआ ये? देखो ये अगर ऊपर वाला स्विच ऑन कर दो, इसको ऊपर कनेक्ट कर दो, तो यहां से VDC/2 वोल्टेज आ जाएगा A पे। ध्यान से देखो, VDC/2 का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा A से, तो VAO इज द VDC/2। और अगर मेरे भाई T/2 से T की बात करें, तो आपका नीचे वाला स्विच ऑन हो जाता है T4, जिस कारण से क्या होता है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल A से जुड़ता है एंड VAO बिकम्स -VDC/2। कितना हो जाता है? -VDC/2। अब सिमिलरली मेरे भाई, कंसीडरिंग ओनली T2 and T3, दिस इज अगेन अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो इसके अंदर कैसे स्विचिंग मेंटेन करते हैं बेटा? इसके अंदर क्या होता है ना, 0 से T/2 में T2 को ऑन करते हैं। T2 माने नीचे वाला स्विच, ये वाला। T2 को अगर ऑन करोगे बेटा, तो VDC/2 का नेगेटिव टर्मिनल यहां पहुंचेगा। देखो नीचे से नेगेटिव टर्मिनल पहुंचेगा, तो इसके लिए VBO हो जाता है -VDC/2। और अगर T/2 से T में बात की जाए मेरे बच्चों, तो आप T3 को ऑन करते हो, अगर आप T3 को ऑन करते हो तो VBO कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली +VDC/2। ठीक है।
तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल यहां पहुंचेगा, इट विल बी प्लस VDC/2। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से हम लोग पोल वोल्टेज निकाल सकते हैं। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ ब्रिज टाइप ऑफ इन्वर्टर्स। अब बेटा यहां पे अगर वेवफॉर्म ड्रॉ करने की बात आए तो पहले मैं आपको वेवफॉर्म ही दिखाता हूं, बस वोल्टेज की वेवफॉर्म दिखाता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की वेवफॉर्म दिखा रहा हूं, करंट की वेवफॉर्म पे इसके बाद चलेंगे। सबसे पहले ट्रिगरिंग की बात आएगी भाई, ठीक है। ट्रिगरिंग की बात करोगे तो ये हो गई गेट पल्सेस की दो वेवफॉर्म। इसके बाद आएगा बेटा VAO, फिर आएगा VBO, और फिर हम लोग यहां पे बना लेते हैं V0, ठीक है। या चलो V0 अगली स्लाइड में बना देंगे, चलो जी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, ये हमने डिमार्केशन बना लिया। आप जानते हो वेवफॉर्म के लिए ज़रूरी रहता है T/2, T और 3T/2। अब यहां पे मेरे बच्चों सबसे पहले जो ग्राफ बनेगा ना, ये 1 और 2 वाले के लिए गेट पल्स होगी। 1 और 2 को ना एक साथ ट्रिगर किया जाता है, यानी दोनों हाफ ब्रिज इन्वर्टर का एक एक थायरिस्टर एक साथ होता है। समझ गए मेरी बात? अगर पहले हाफ ब्रिज इन्वर्टर का 1 चलेगा तो दूसरे वाले का 2 चलेगा। कैसे? देखो जरा यहां पे अगर T1 ऑन था 0 से T/2 में, तो T2 भी ऑन था, ठीक है। और यहां पे अगर T4 ऑन था तो इधर T3 भी ऑन था। लाइन वोल्टेज इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि जो आउटपुट की लाइन है, ये आउटपुट एक लाइन है ना, लोड एक लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, उसका वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे मेरे भाई 1 और 2 को कंडक्शन दिया जाएगा 0 से T/2 तक, ठीक है। और फिर T से T3 T/2 तक, और 3 और 4 को ऑन किया जाएगा T/2 से T तक। तो देखो यहां पे इसको गेट पल्स दे दिए। अब क्या होगा, अब ये देखना बेटा कि यहां पे VAO आ रहा था VDC/2 और इधर आ रहा था -VDC/2, यानी एक स्क्वायर वेव बन रही थी। एक स्क्वायर वेव बन रही है बेटा। स्क्वायर वेव कैसी बन रही है, पहले प्लस में और फिर माइनस में, ठीक है। फिर वापस से प्लस में आ जाएगी, ग्राफ ऐसे बन रहा है। ये बन गया। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप VBO को देखो तो वो उल्टा है। यहां पहले आ रहा है -VDC/2 और बाद में आ रहा है +VDC/2, तो ये उल्टी स्क्वायर वेव बनेगी भाई। दिस वन विल बी रिवर्स। ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा, इफ दिस इज VDC/2, दिस इज -VDC/2, अगेन दिस इज VDC/2, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों पोल वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। एक दूसरे से नेगेटिव होने का तो यही मतलब है, बोथ द पोल वोल्टेजेस आर 180 डिग्री शिफ्टेड। ठीक है,
अब बेटा अगर हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो वी नीड टू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू। अब जब आप डिफरेंस देखोगे तो VDC बाई टू और माइनस VDC बाई टू का डिफरेंस कितना होगा, प्लस VDC। माइनस VDC बाई टू और VDC बाई टू का डिफरेंस कौन सा होगा, माइनस VDC। फिर VDC बाई टू और माइनस VDC बाई टू का डिफरेंस प्लस VDC। ठीक है, जब दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो पहले आएगा VDC बाई टू और माइनस VDC बाई टू का डिफरेंस VDC, फिर माइनस VDC बाई टू और VDC बाई टू का डिफरेंस माइनस VDC। तो बेटा यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग ना वेव फॉर्म बनाते हैं। किसकी वेव फॉर्म बनाएंगे, V0 की वेव फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, तो दिस विल बी योर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब इसके नीचे मैं बनाऊंगा आउटपुट करंट फॉर आर लोड। आर लोड के नीचे मैं बनाऊंगा एल लोड, एल लोड के नीचे मैं बनाऊंगा आर एल लोड, या फिर चलो आर एल लोड अगले में बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद बनाएंगे आर एल लोड। ठीक है, आर एल लोड के बाद हम बनाएंगे आर एल सी अंडर डैम्प्ड, आर एल सी ओवर डैम्प्ड। ठीक है भाई, तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं कि मैं वेव फॉर्म किस किस के लिए बनाने वाला हूं। दिस इज V0, I0 फॉर आर लोड, दिस इज I0 फॉर एल लोड। ठीक है, दिस इज I0 फॉर आर एल लोड, दिस इज योर I0 for RLC overdamped, and this one will be your I0 for RLC underdamped. ठीक है, against time। ठीक है भाई, तो यहां पे भी वही डिमार्केशन बना लेते हैं यार जो पहले बनाया था। दैट इज कि यहां पे होगा आपके पास T/2, then you will have T, and then you will have 3T/2। यहां पे भी ऐसे ही कर लो भाई, T/2। आप लोग देखो अगर हो पाए तो एक ही लाइन में ड्रॉ करिएगा सारे ग्राफ, ज्यादा अच्छा फील आएगा। 3T/2। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 चलते हैं भाई। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जब हम V0 की बात करते हैं तो V0 के अंदर हमारे पास क्या आता है, V0 के अंदर हमारे पास आता है VDC और माइनस VDC। तो V0 एक स्क्वायर वेव ही बनेगा, लेकिन बंधु ये जो बनेगा ना ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज रहेंगी दैट विल बी VDC एंड माइनस VDC। बहुत सिंपल है, तो दिस वैल्यू इज VDC एंड दिस वन माइनस VDC, फिर से VDC। तो स्क्वायर वेव ही तो बन गया हाफ ब्रिज इन्वर्टर की तरह, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे बेटा बस इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो हाफ ब्रिज इन्वर्टर से दुगना है। यानी कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर का एम्पलीट्यूड होता है VDC/2 और माइनस VDC/2, और इसका है VDC एंड माइनस VDC। अब अगर आर लोड के करंट की बात करें भाई, तो आर लोड में जो है ना करंट का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आता है एज द आउटपुट वोल्टेज। आप लोग जानते ही हो बेटा,
ठीक है, करंट का ग्राफ इज एग्जैक्टली द सेम एज द आउटपुट वोल्टेज, ये होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, VDC बाय R एंड माइनस VDC बाय R। दूसरी बात, आप रेजिस्टिव लोड के बारे में ऑलरेडी क्या जानते हो कि यहां सिर्फ स्विचेस कंडक्ट करते हैं बेटा, यहां पे डायोड्स कंडक्ट नहीं करते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। अच्छा सर, यहां पे भी क्या क्वाड्रेंट डिफाइन कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल क्वाड्रेंट डिफाइन कर सकते हो, यहां पे भी मेरे बच्चों आप क्वाड्रेंट डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आपने हाफ ब्रिज इन्वर्टर में किया था। ठीक है, तो आपका ये V0 का एक्सेस हो गया और ये आपका I0 का एक्सेस हो गया, V0 I0। यहां पे भाई जब S1 S2 कंडक्ट करते हैं ना, तो V0 भी पॉजिटिव होता है, I0 भी। मैंने आपको बताया था ना, स्विचेस हमेशा ऑपरेशन देते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और वहां पे पावर आती है पॉजिटिव। S3 S4 देते हैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन। अब जो एंटी पैरेलल डायोड होता है वो वोल्टेज को कभी नहीं बदलता, लेकिन वो करंट को रिवर्स करता है। जो एंटी पैरेलल डायोड होता है दैट नेवर चेंजेस द वोल्टेज, इट ओनली चेंजेस द करंट डायरेक्शन। तो डायोड्स विल ऑलवेज गिव यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ पावर, यानी डायोड हमेशा पावर को लेके जाएंगे लोड से सोर्स, और वहीं स्विचेस लेके आएंगे पावर को सोर्स से लोड की तरफ। बात क्लियर हो गई भाई? यहां तक सभी को बात क्लियर है बढ़िया तरीके से? अब प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो बेटा, प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या हुआ था, देखो मैं ना मैक्सिमम वैल्यू भी ड्रॉ कर लेता हूं ताकि पीक हमारी मेंटेन रहे। हम लोग प्योर एसी आउटपुट के लिए ये बोलते हैं ना यार, कि जो है आपका जो आउटपुट है वो जितना ऊपर रहे करंट, उतना ही नीचे भी रहना चाहिए। करेक्ट बात है, ऐसे ही हमने बोला था लास्ट लेक्चर में कि भाई जितना जीरो के ऊपर उतना ही जीरो के नीचे भी। तो अब भाई प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या देखने मिलता है हमको कि ना, ये ट्रायंगुलर वेव बनाता है। मैंने बताया था ना, अगर वोल्टेज आपकी रेक्टेंगल है तो करंट आपका ट्रायंगल होगा व्हेन वी टॉक अबाउट अ इंडक्टर। ठीक है, ये देखो ये बन गया करंट का वेव। करंट बिकम्स अ ट्रायंगुलर वेव। S1 S2 की जगह S3 S4 होगा। नहीं बेटा, S1 S2 ये वाले स्विचेस हैं, देखो ये S1 S2 हैं, ठीक है, और ये S3 S4 हैं। तो जब S1 S2 कंडक्ट करता है मेरे भाई, तो देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ता है, तो V0 आता है VDC, और यहाँ पे करंट जो बहता है ना, करंट भी ऐसे ही बहता है, तो I0 भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, और जब S3 S4 कंडक्ट करते हैं, S3 S4 अगर कंडक्ट करेंगे तो नेगेटिव से जुड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव से जुड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल, तो V0 नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इसके अलावा S3 S4 जब कंडक्ट करेंगे तो करंट देखो उल्टा जाएगा, ऐसे, तो यहां करंट उल्टा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए I0 नेगेटिव आता है। आर लोड के ग्राफ में सही तो, अच्छा यहां पे कह रहे हो तो ऐसन बोलो ना, S1 S2। ठीक है, चल खुश हो जाओ। अब यहां पे बेटा क्या होगा कि ये अगर L लोड की बात करें तो L लोड के अंदर, ठीक है, L लोड के अंदर क्या होगा, आपका जो डायोड्स और स्विचेस है ना,
उनका कंडक्शन बराबर आता है। याद है मैंने हाफ ब्रिज इन्वर्टर में बताया था, एल लोड की खासियत ये होती है कि डायोड्स एंड स्विचेस कंडक्ट फॉर इक्वल इंटरवल। कितना कितना, T/4 और T/4। ठीक है, यहां पे कौन कंडक्ट करता है, D1 D2, वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, फिर S1 S2, फिर D3 D4 और फिर S3 S4। इस टाइप से कंडक्शन चलता है भाई। ठीक है, यहां पे डायोड्स और स्विचेस बराबर कंडक्ट करते हैं। अब बंधु यहां पे क्या होता है, अगर RL लोड की बात करें तो करंट आता है एक्सपोनेंशियल, फिर एक्सपोनेंशियली डिके करता है, फिर एक्सपोनेंशियली राइज करता है, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ही तो आता है करंट एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल करंट में क्या होता है, जहां जहां देखो वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी अपोजिट है, वहां पे एक्चुअली डायोड कंडक्ट कर रहा है, और जहां वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी सेम है, वहां एक्चुअली कौन कंडक्ट कर रहा है आपका, वहां कंडक्ट कर रहा है स्विच। तो यहाँ पे D1 D2, देन S1 S2, फिर D3 D4, S3 S4, ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फाई एंगल के लिए जितना एंगल यहाँ पे करंट एक्चुअली लैग कर रहा है, उतने एंगल में डायोड्स कंडक्ट करते हैं। अब RLC ओवरडैम्प्ड की खासियत क्या थी भाई, कि ये होता है लैगिंग पावर फैक्टर। ये कैसा होता है, ये होता है सर लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं बॉर्डर्स बना लेता हूं। ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। दूसरी बात अगर आपको याद हो बेटा, मैंने RLC लोड में आपको क्या कहा था कि RLC लोड के अंदर हार्मोनिक्स को इग्नोर कर देते हैं एंड वी ओनली कंसीडर द फंडामेंटल। ऐसा नहीं है हार्मोनिक्स है नहीं, हैं, लेकिन वो इग्नोर्ड दिखाते हैं वेवफॉर्म के अंदर। वेवफॉर्म में सिर्फ क्या दिखाते हैं, फंडामेंटल। अंडर डैम्प्ड की खासियत क्या है, दैट इट इज लीडिंग इन नेचर, दैट इट इज लीडिंग इन नेचर, करेक्ट। अंडर डैम्प्ड की खासियत ये है। फंडामेंटल कंपोनेंट मैंने बताया था ना, देखो ऐसा नहीं है कि इसके सारे हार्मोनिक लीडिंग होंगे, लेकिन फंडामेंटल, तो ये वाला लीडिंग बनाया जाता है। अब देखो जब यहां पे वेवफॉर्म बनेगी मेरे भाई, तो कैसे बनेगी, इस टाइप से आएगी। ठीक है, और अगर आप लीडिंग की बनाएंगे तो कैसे आएगी भाई, ऐसे आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है। अब यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि आपका यहां पे कंडक्ट कर रहे होंगे D1 D2, फिर S1 S2, फिर बेटा D3 D4, फिर S3 S4, ऐसा होगा। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, यहां पहले S1 S2 और फिर D1 D2, फिर S3 S4 और फिर D3 D4। अब मैंने आपको बताया था स्विच के बाद डायोड कंडक्ट करने से फायदा क्या होता है, कि जब जब डायोड कंडक्ट करता है तो वो स्विच को रिवर्स बायस कर देता है। अगर वो स्विच को रिवर्स बायस कर देता है तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू सेल्फ कम्यूटेशन और दी लोड कम्यूटेशन। ठीक है, सेल्फ या लोड कम्यूटेशन की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहली बात याद रखने वाली, फॉर आर लोड डायोड्स डू नॉट कंडक्ट। ठीक है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह ही होते हैं, जैसे फ्री व्हीलिंग डायोड कभी आर लोड में कंडक्ट नहीं करता ना। ठीक है, ईच स्विच कंडक्ट्स फॉर, each switch conducts for T/2 इंटरवल। ठीक है, अब इसके बाद अगला, फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड,
अब देखो यहां पे क्या होता है, 0 से T/2 में V0 या फिर VL होता है VDC। अब की बार VDC होता है बेटा, देखो अब की बार VDC/2 नहीं होता। तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि करंट जा रहा है मेरा -IP से IP। कितना जा रहा है? -IP से IP। ठीक है, कितने टाइम में जा रहा है? लीनियर बढ़ रहा है ना, तो स्लोप निकाल लिया मैंने T/2, तो दैट इज VDC। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, L इंटू 2IP इज VDC इंटू T/2। तो IP कितना आ गया? VDC/4FL। ठीक है, बाय 4FL। पहले 8FL आया था ना, क्योंकि वोल्टेज आधी थी। अब देखो वोल्टेज डबल हो गई तो करंट का पीक वैल्यू भी डबल हो गया। ठीक है, पीक वैल्यू भी डबल हो गया। अब यहां पे देखो अगला पॉइंट कि फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड diodes and switches conduct for equal interval T/4। ठीक है, डायोड्स और स्विचेस बराबर कंडक्ट करते हैं T/4 इंटरवल के लिए। ठीक है, T/4 इंटरवल के लिए। ठीक है बेटा, मैंने बताया तो था अगर आप निकालोगे ओवर डैम्ड में फंडामेंटल पे तो उसका प्रैक्टिकल वैल्यू लैगिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्ड हार्मोनिक भी लैगिंग होगा, फिफ्थ भी लैगिंग होगा। इट्स ओनली फॉर फंडामेंटल। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगर RL लोड की बात करें, RL लोड का तरीका मैंने क्या बताया था भाई? मैंने बताया था इसमें क्या करते हैं, 0 से T/2 में आपको दिख गया कि V0 है VDC, आपने बोल दिया I0 है -IP। ठीक है, देखो ये I0 इनिशियल वैल्यू -IP से चालू हुआ है, फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ के IP तक जाता है, -IP से चालू होके IP तक जाता है। तो I इंफिनिटी जब आपने VDC का सोर्स लगाया है, इट इज VDC/R। तो आप I ऑफ t कितना लिख सकते हो? I इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी। ठीक है, e टू द पावर -t/τ। अब हम क्या कहते हैं कि एट t इक्वल टू T/2 I ऑफ t इज IP। तो यहां पे अगर IP डालेंगे तो VDC/R 1 माइनस e टू द पावर -t/2 टाउ। ठीक है, माइनस IP ये आया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि IP 1 प्लस ये होगा। तो अब IP की वैल्यू यहां से क्या आ गई? VDC/R। ठीक है, ये बन गया भाई। ओके सर, तो ये मैंने बताया था ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर मुझे बनाना है इन्वर्टर्स पे तो मैं RL लोड को इंक्लूड कर लूंगा। RL लोड को इंक्लूड करने के लिए मैं आपको वहां पे नेटवर्क एनालिसिस को इन्वॉल्व कराऊंगा, और नेटवर्क को इन्वॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये ट्रांजिएंट इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद बात आती है RLC लोड की। किसकी बात आती है? RLC लोड की।
तो हमने इसमें क्या बोला था, आरएलसी लोड के अंदर क्या ध्यान देना है, हमने बोला था कंसीडर ओनली फंडामेंटल एंड इग्नोर अदर हार्मोनिक्स। सिर्फ फंडामेंटल को कंसीडर करके बाकी के हार्मोनिक्स को आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहां पे हमने बोला था कि ओवर डैम्ड में जो फंडामेंटल आता है ना, दैट इज लैगिंग। अंडर डैम्ड में जो फंडामेंटल आता है दैट इज लीडिंग। अब यहां पे क्या होता है, अंडर डैम्ड के अंदर लोड या फिर सेल्फ कम्यूटेशन की बात आती है। किसकी बात आती है, लोड या फिर सेल्फ कम्यूटेशन की। तो यहां पे हमने पढ़ा था कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे लिखते हैं, 1/ω, क्योंकि लीडिंग है तो tan इनवर्स XC माइनस XL/R। अब जो लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे हुआ, देखो क्या होता है, फंडामेंटल कितने एंगल से लैग करेगा, ठीक है, फंडामेंटल कितने एंगल से लैग करेगा या लीड करेगा, ये मान लो एंगल है फाई, उतने ही एंगल के लिए बेटा आपके पास रिवर्स बायसिंग आती है। इतने एंगल में ही तो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, तो इतने में ही रिवर्स बायसिंग आएगी। तो रिवर्स बायसिंग आ रही है फाई एंगल के लिए, और फाई कैसे निकालते हो, tan इनवर्स XC माइनस XL/R। XL माइनस XC क्यों नहीं किया बेटा, अगर XL XC से बड़ा होगा तो दैट विल बी लैगिंग, और XC माइनस XL करने का मतलब है लीडिंग। तो इतने एंगल से करंट लीड कर रहा है, इतने एंगल के लिए रिवर्स बायसिंग मिलेगी, और अगर इतने एंगल के लिए रिवर्स बायसिंग मिलेगी, उस एंगल को अगर ओमेगा से डिवाइड कर दें, देन दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा यहां पे आपके लिए बेसिक अलग अलग लोड्स के लिए जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा अगर फोरियर सीरीज की बात करें, अगर मैं फोरियर सीरीज की बात करूं तो आपकी V0 की जो फोरियर सीरीज है वो सिंपल होगी, एक स्क्वायर वेव ही तो है, 135 अप टू इंफिनिटी 4 VDC बाय n पाई साइन n ओमेगा नॉट t। अगर आप बात करें भाई V0 RMS की, V0 एक स्क्वायर वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है VDC, तो V0 RMS आएगा VDC। और अगर इसके फंडामेंटल RMS की बात करो तो फंडामेंटल का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, यानी 2√2 बाय पाई VDC। अगर आप डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालें तो ये होता है फंडामेंटल RMS ओवर मेरे भाई टोटल RMS, करेक्ट। तो ये देखो फिर से आ गया 2√2 बाय पाई, यानी जो रेक्टिफायर्स में आया था ये आ जाता है 0.9। और अगर यहां से THD निकाला जाए तो ये होता है √1/G² माइनस 1, 48.34%। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स बेटा एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं एज योर सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर, या फिर सिंगल फेज रेक्टिफायर भी कह सकते हो। रेक्टिफायर में भी G और THD इतना ही आता है। अब यहां पे लेकिन बेटा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आप चाहो तो इंपिडेंस लिख सकते हो फॉर nth हार्मोनिक, बस ओमेगा की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, n ओमेगा नॉट। ठीक है, अब यहां मॉड Zn क्या होगा, R², ये होगा। ठीक है,
और यहां पे इसका एंगल क्या होगा, ये होगा। तो जब हम आई नॉट लिखते हैं ना तो क्या करते हैं, nth हार्मोनिक वाली वोल्टेज को हम nth हार्मोनिक की इंपीडेंस से ही डिवाइड करते हैं, समझे। nth हार्मोनिक है ना अंदर समेशन के, तो उसको nth हार्मोनिक की इंपीडेंस से डिवाइड करो तो एंगल में फाई एन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो एंगल में फाई एन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस फाई एन आ गया और मॉड जेड एन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मॉड जेड एन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। गगन मेरे भाई, अगर कोई भी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिसिंग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ तो नहीं देने वाला हूं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगा, लक्ष्य बैच कभी भी नहीं, क्योंकि संकल्प बैच में करा दिया प्लैनेट गेट पे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, और सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है थ्रू प्लैनेट गेट एंड योर क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं अपने आज के अगले टॉपिक पे, सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर। अब बेटा मैंने आपको बताया था करंट सोर्स इन्वर्टर में मेनली क्या होता है कि यहां वोल्टेज सोर्स की जगह हम लोग करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं। अब सर ये करंट सोर्स बनता कैसे है? अरे मेरे भाई बहुत इजी है। क्या करना पड़ता है कि ना, एक वोल्टेज सोर्स के साथ हाई इंडक्टेंस लगाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो बेटा, रेक्टिफायर में भी हमने क्या बोला था, जब हाईली इंडक्टिव लोड होता है तो आई नॉट कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, उसी लॉजिक से कि अगर हाई इंडक्टेंस लगा दोगे देन इट विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे हम बोलते हैं कि दिस इज योर Vs, दिस इज योर Is। ठीक है, और ये वाला जो इतना पार्ट है, दिस इज नथिंग बट अ करंट सोर्स। ये करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। देखो सबसे बढ़िया बात होती है करंट सोर्स इन्वर्टर की कि यहाँ पे ना आप एंटी पैरेलल डायोड के बिना भी काम चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एंटी पैरेलल डायोड के बिना भी काम चला सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरी बात क्लियर हो रही है? एंटी पैरेलल डायोड के बिना भी काम चला सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको स्विचेस चाहिए होते हैं बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल। ये बात क्लियर हुई भाई? ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब बात है कि ये सर्किट काम कैसे करता है। ये सर्किट काम कैसे करता है, देखो यार, इसके अंदर क्या करते हैं कि 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक आप क्या करते हो, आप T1 और T2 को ऑन कर देते हो। आप क्या करते हो, आप T1 और T2 को ऑन कर देते हो। अब T1 और T2 को अगर ऑन करते हो तो ये जो Is करंट है ये ना ऐसे जाता है, यानी Is गोज इन द सेम डायरेक्शन एज I0। Is जो है ना I0 के सेम डायरेक्शन में जाता है, तो इस वजह से I0 बिकम्स इक्वल टू Is। ठीक है, और बेटा T/2 से अगर T तक की बात करें तो T3 T4 ऑन होते हैं। ठीक है, T3 T4 अगर ऑन होते हैं तो करंट एक्चुअली कैसे जाता है, देखो ये Is ऐसे जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर इस तरीके से लौट आएगा। तो यानी I0 और Is अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, I0 एंड Is आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन।
तो आई नॉट इज माइनस आई एस। अब बेटा ये कन्वर्टर ऐसा होता है कि आउटपुट करंट डिपेंड्स ऑन सोर्स करंट, है ना। यहां पे जो आउटपुट का करंट आ रहा है वो सोर्स करंट पे डिपेंडेंट है, एंड आउटपुट वोल्टेज वेरीज विद लोड। ये लोड के साथ वेरी करती है, ठीक है। इट विल वेरी विद योर लोड। जैसे जैसे लोड चेंज करोगे ना तो आउटपुट का वोल्टेज भी बदलेगा, लेकिन आउटपुट का जो करंट है वो सिर्फ सोर्स करंट पे डिपेंड करता है। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का डुअल होता है। जैसे वीएसआई के अंदर वोल्टेज का वेवफॉर्म एक स्क्वायर वेव आया था, ऐसे ही यहां पे करंट का वेवफॉर्म एक स्क्वायर वेव आएगा भाई। तो अब अगर वेवफॉर्म की बात करूं मैं यहां पे, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी भाई? वेवफॉर्म की शुरुआत होगी ना इसके फायरिंग पल्सेस से, ठीक है। आप क्या दिखाएंगे बेटा? फायरिंग पल्स दिखाएंगे। ये IG1, IG2, 3 और 4, और फिर ये I0, ठीक है। देखो 1 और 2 को एक साथ ट्रिगर किया जाएगा, 3 और 4 को एक साथ ट्रिगर करोगे, और फिर लोड करंट। अब यहां पे भी बेटा आप लोग ना 3 हाफ साइकिल तक बना लो। 3 हाफ साइकिल का मतलब है पहले T/2, ठीक है, पहले ये आ गया T/2, फिर ये आ गया T, और फिर ये आ गया 3T/2। थोड़ा सा इसको सरका लेते हैं, ठीक। तो ये हुआ हमारा T/2, T, एंड दिस वन 3T/2। अब देखो कंडीशन ये है ना बेटा कि सबसे पहली हाफ साइकिल में आप किसको ट्रिगर करने वाले हो? 1 और 2 को। ये हमने किया, और इधर भी हमने किया। तो ये हुआ, और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में हम लोग किसको ट्रिगर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ट्रिगर दिस T3 एंड T4। 3 और 4 को ट्रिगर करेंगे। अब अभी हमने देखा जब 1 और 2 ट्रिगर होते हैं तो I0 आता है सोर्स करंट के बराबर। I0 किसके बराबर आता है? सोर्स करंट के। और जब मेरे भाई 3 और 4 ट्रिगर होते हैं तब नेगेटिव ऑफ सोर्स करंट। फिर से जब 1 और 2 ट्रिगर होते हैं फिर से सोर्स करंट, ठीक है। तो देखो यहां पे आपके पास जैसे पहले V0 में स्क्वायर वेव आ रही थी ना, इस बार I0 के अंदर स्क्वायर वेव आएगी। ये होगा सोर्स करंट, दिस इज माइनस सोर्स करंट, दिस वन इज सोर्स करंट, ठीक है। अब बेटा यहां पे अगर V0 का ग्राफ चाहिए तो लोड देखना पड़ेगा। जैसे पहले आप I0 के ग्राफ के लिए लोड देख रहे थे, अब की बार V0 के ग्राफ के लिए आप लोड देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं यहां पे 2-3 लोड के लिए आपके लिए बनाता हूं वेवफॉर्म। ठीक है, ये पहले R लोड के लिए बना लेंगे, फिर C लोड के लिए, और फिर चलो RC लोड के लिए बना देता हूं। तो देखो सबसे पहले R लोड, देन C लोड। यहां पे पता है L का यूज नहीं करते, यहां पे हम यूज करते हैं C का। डुअल है ना, डुअल है
तो सारे लोड्स भी वैसे ही चेंज होंगे। अब यहां पे जो ग्राफ बनाएंगे दे विल बिलोंग टू वी नॉट। किसको बिलोंग करेंगे? वी नॉट को। अब सबसे पहले बेटा अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी नीड डिमार्केशन। तो दिस वन विल बी t/2, ये हमने बना दिया t/2। देन वी विल क्रिएट t एंड देन वी विल क्रिएट 3t/2। ठीक है। अब आर लोड की खासियत मेरे भाई क्या है? आर लोड की खासियत ये है ना कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, आर लोड में ये एग्जैक्टली सेम बनता है। तो ये आपने बना दिया स्क्वायर वेव, परफेक्ट। अब बेटा अगर कैपेसिटर में देखो, कैपेसिटर के अंदर अगर आपका करंट एक स्क्वायर वेव है, ठीक है, अगर आपका करंट एक स्क्वायर वेव है, देन योर वोल्टेज विल बी ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, देन योर वोल्टेज विल बी ट्रायंगुलर वेव। बेटा लेने वाले होंगे जल्दी। अभी अभिषेक सर से मेरी कुछ दिन पहले तो मीटिंग हुई थी, तो आई डोंट नो द रीजन ही इज नॉट टेकिंग द क्लास, बट या ही वॉज फिट एंड फाइन। तो मे बी सम इशू, बट अभिषेक सर जल्दी रिज्यूम करेंगे। अब देखो यहां पे बेटा अगर आपका वोल्टेज एक करंट एक स्क्वायर वेव है, तो यहां पे जो वोल्टेज आएगा ना दैट विल बी ट्रायंगुलर। समझ रहे हो? सब चीजें डुअल चल रही हैं। वहां पे इंडक्टर लेके करंट ट्रायंगुलर बना, यहां कैपेसिटर लेके वोल्टेज ट्रायंगुलर बना। वोल्टेज ट्रायंगुलर बना। समझ में आया? ये बात क्लियर हुई? तो ये वोल्टेज कहां से कहां तक जा रहा है भाई? ये जा रहा है माइनस ऑफ पीक से प्लस ऑफ पीक तक। ठीक है। अब अगर आरसी लोड की बात करें तो बेटा मैं आपको एक चीज यहां पे पहले ही इंफॉर्म कर दूं, आरसी लोड यहां पे पैरेलल वाला है, यानी एक पैरेलल आरसी सर्किट। सर ऐसा क्यों? डुअल की टर्म्स में सोचो फिर से। अगर एक वोल्टेज सोर्स के साथ मैं सीरीज आरएल की बात कर रहा था, तो मैं एक करंट सोर्स के साथ पैरेलल आरसी की बात करूंगा, तो यहां पे बनेगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस टाइप से। समझ में आ गई बात? तो यहां पे मैं बात करूंगा एक पैरेलल आरसी की। समझ रहे हो? जैसे वहां पे सीरीज आरएल था तो उसका क्या कहते हैं, डुअल बना था, डुअल बनेगा पैरेलल आरसी। सर वोल्टेज ट्रायंगुलर वेव कैसे? बेटा सौम्या, अगर आपने बेसिक नेटवर्क पढ़ा है तो अगर करंट की बात करें, कैपेसिटर का करंट होता है CdV/dt। तो अगर करंट ट्रायंगुलर है यानी dV/dt ट्रायंगुलर है, तो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी करंट अगर स्क्वायर है यानी dV/dt स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन यानी वोल्टेज ट्रायंगल होगा। स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज ट्रायंगल इन नेचर। ठीक है, तो यहां आरएलसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही उसके बारे में स्टडी करते हैं। इतने लोड्स मोर देन इनफ है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा कि अगर हम बात करें फॉर आर लोड वी नॉट वेव फॉर्म is same as I naught waveform। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, अगर हम बात करें प्योरली कैपेसिटिव लोड की, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अब प्योरली कैपेसिटिव लोड में आप क्या बोलोगे कि सर 0 से t/2 में, 0 से t/2 में उसका करंट Is के बराबर था। ठीक है जी, मैं बोलूंगा CdV/dt वॉज Is। अब dV/dt वोल्टेज का स्लोप कितना होगा? वोल्टेज का स्लोप कितना होगा? क्या कह रहे हो? वाई नॉट कंसीडर कैपेसिटिव लोड इन VSI। कैपेसिटिव लोड क्यों नहीं कंसीडर किया VSI में बेटा? अगर कैपेसिटर का आप इंपिडेंस देखते,
सुनना ध्यान से मंथन, तो वो होता 1/n ओमेगा सी। अब वोल्टेज में भी 1/n, और जिस इंपिडेंस से डिवाइड करते उसमें भी 1/n, तो n कट जाता। n कट जाने से क्या होता कि करंट के सभी हार्मोनिक्स का वैल्यू सेम आता। ऐसा नहीं होता कि हार्मोनिक का ऑर्डर बढ़ने से उसकी वैल्यू गिरती, वो कांस्टेंट हो जाता। जैसे देखो 4 VDC बाय n पाई डिवाइडेड बाय 1/n ओमेगा सी, तो n तो कट गया। तो कैपेसिटिव लोड के अंदर प्रॉब्लम क्या होती, देयर विल बी बेसिकली द वैल्यू ऑफ ऑल द हार्मोनिक विल बी सेम। दूसरी बात सुनो, अगर हम एक VSI की बात करें तो वहां वोल्टेज होती है स्क्वायर वेव, यानी वोल्टेज चेंजेस सडनली। तो अगर आप कैपेसिटिव लोड लोगे तो वोल्टेज कैन नॉट बी अलाउड टू चेंज सडनली, अदरवाइज द करंट विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। सेम वे में बेटा करंट सोर्स इन्वर्टर में इंडक्टर क्यों नहीं ले सकते, यहां करंट सडन चेंज हो रहा है और इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या कहता हूं कि वोल्टेज गई है मेरी -Vp से Vp ओवर T/2, दैट इज इक्वल टू Is। तो यहां से Vp क्या हो जाएगा ना, Is/4fc। देखो जैसे Vs/4fl आया था उसका डुअल आ गया ये। ठीक है, ये बन गया जी। अब क्या होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत छोटी होती है, दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू ड्यू टू विच high voltage is applied across a switch, and it can only be tolerated by SCR। इसीलिए यहां पे पता है SCR is a preferable switch। SCR is basically a preferable switch, क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज सिर्फ SCR झेल सकता है। अब बेटा थोड़ा आप लोग और समझने की कोशिश करो क्या होता है। देखो जैसे ना मैं यहां पे दिखा देता हूं, एक काम करता हूं, ऐसे करंट सोर्स IS, ठीक है, और पता है CSI में इसीलिए बोलते हैं कि सप्लाई में इंडक्टेंस हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको करंट सोर्स बनाना है, और लोड में इंडक्टेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि लोड के करंट को आपको सडन चेंज करना है। तो इसीलिए बोलते हैं सोर्स इंडक्टेंस मस्ट बी हाई, लोड इंडक्टेंस मस्ट बी लो। और वहां पे उल्टा VSI में सोर्स इंडक्टेंस मस्ट बी लो, लोड इंडक्टेंस मस्ट बी हाई। अब देखो बंधु, ये V0 है और ये है आपका I0, है ना। मेरी बात को समझना, यहां पे स्विच के वोल्टेज की बात कैसे हो रही है। अब ध्यान से सुनो, जब बेटा आपके T1 T2 ऑन होंगे, when T1 T2 इज ऑन, तब आपका T3 T4 ऑफ रहेगा। करेक्ट बात है, T3 T4 इज ऑफ। अगर बेटा T3 ऑफ है और T1 ऑन है, तो यहां पे VT3 कितना आएगा, जरा सोचो, VT3 कितना आएगा। T1 ऑन होने की वजह से मेरे भाई, T1 ऑन होने की वजह से V0 का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से एंड नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से, तो VT3 बनेगा V0। VT3 कितना बनेगा, V0। तो मैं यहां पे कहता हूं VT3 इज V0। ठीक है भाई। अब आप यहां पे जानते हो बेटा, अगर प्योरली कैपेसिटिव लोड है, प्योरली कैपेसिटिव अगर आपका लोड है, तो V0 की वेवफॉर्म कैसी आएगी, दैट विल बी परफेक्टली ट्रायंगुलर इन नेचर।
करेक्ट बात है, परफेक्ट ट्राइंगल होगी भाई। ठीक है, तो देखो ऐसे आती है ना परफेक्ट ट्रायंगल वेव। अब ये देखो यहां पे T1 T2 ऑन थे ना भाई, यहां पे आपके T1 T2 ऑन थे, तो ये जो V0 की वेव फॉर्म है यही किसकी वेव फॉर्म है, VT3 की। अब देखो T3 की वेव फॉर्म अगर इतने डोमेन में है या इतने रीजन में है, तो जब तक ये नेगेटिव है तब तक T3 रिवर्स बायस होगा। तो यहां पे मेरे भाई अगर हम सोचे ना तो T3 यहां तक रिवर्स बायस रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पे T3 क्या है, रिवर्स बायस। इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सर्किट टर्न ऑफ टाइम, है ना, ये हो गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो बेटा यहां पे एक चीज अगर सोचें कि अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका कैपेसिटिव लोड जो है ना अपने आप थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर देता है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ T3 is reverse biased for T/4 interval, T/4 interval, and hence for loads including capacitance या loads involving C, SCR is automatically commutated, automatically commutated। ठीक है, समझ में आया, यहां तक बात क्लियर हो गई। और इसीलिए मैंने बोला था SCR के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आएगी, V0 का पीक। समझे, अभी मैंने बोला था ना V0 का जब पीक मैंने बोला था IS/4FC, तब मैंने बोला था ना ये वोल्टेज बहुत हाई होती है और ये सिर्फ SCR ही झेल सकता है, ये सिर्फ SCR ही झेल सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बेटा ये तो जो लाइव क्लासेस हैं अमन, ये नेक्स्ट वीक मिड तक खत्म हो जाएंगी, और वैसे तुम चाहो तो इन्वर्टर से स्टार्ट कर सकते हो। इन्वर्टर के लिए रेक्टिफायर चॉपर की नॉलेज होने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क आना चाहिए। ठीक है, अगर लाइव देखना है तो इन्वर्टर का पिछला लेक्चर देख लो, ये वाला लेक्चर देख लो और अगले से लाइव जुड़ जाओ कल से। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमने क्या जाना कि भैया यहां पे SCR की जरूरत पड़ती है क्योंकि हाई वोल्टेज आती है और हाई वोल्टेज सिर्फ SCR झेल सकता है। अब अगली बात अगर देखें भाई, अगर ये है VS, तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि अगर मेरे भाई T1 T2 ऑन होंगे, अगर मेरे भाई T1 T2 ऑन होंगे तो VS जो होगा ना दैट विल बी V0। सर ये कैसे बोला, ध्यान से देखो, ये जो VS का पॉजिटिव टर्मिनल है ये V0 के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा और V0 का नेगेटिव टर्मिनल VS के नेगेटिव से, तो दोनों बराबर हो गए ना, दोनों बराबर हो गए। अब सेम वे में बेटा जब T3 T4 ऑन होते हैं तो VS इज माइनस V0। अब ये कैसे हुआ, देखो जब T3 T4 ऑन होंगे तो VS का पॉजिटिव टर्मिनल V0 के नेगेटिव से जुड़ेगा और VS का नेगेटिव V0 के पॉजिटिव से। तो यहां पे क्या हुआ, अपोजिट पोलैरिटी के टर्मिनल जुड़े तो VS हो गया माइनस V0। ठीक है, चलो जी ये भी बात सही है। तो इस लॉजिक से बेटा अगर मैं कैपेसिटिव लोड के लिए VS की वेवफॉर्म बनाऊं
अगर मैं कैपेसिटिव लोड के लिए Vs की वेवफॉर्म बनाऊं, तो यहां पे क्या होगा, देखो 0 से t/2 में जब t1 t2 ऑन है तब तो Vs और V0 बराबर हैं, ठीक है, तब तो आपके Vs और V0 बराबर हैं भाई। और t/2 से t में जब t3 t4 ऑन है तब Vs और V0 एक दूसरे से अपोजिट है, तब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट आते हैं। ध्यान से देखते चलना भाई, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। अब देखो पहले तो V0 जैसा ही बनाना है, पहले तो V0 जैसा ही बनाना है, तो जो V0 था यानी ट्रायंगुलर एज इट इज उठा लो यहां पे, लो जी, ये उठा लिया सर, ठीक है, ये उठा लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेटा V0 जो है ना Vs जो है V0 से उल्टा बनेगा, यानी जब V0 पॉजिटिव तो Vs नेगेटिव, और जब Vs नेगेटिव तो V0 पॉजिटिव, ठीक है, जब V0 पॉजिटिव तो Vs नेगेटिव, और जब V0 नेगेटिव तो Vs पॉजिटिव। तो यहां पे बेटा क्या होगा, देखो ऐसा बनेगा, समझ गए, उल्टा हो गया, जब V0 ने पॉजिटिव था तो Vs नेगेटिव है, और जब V0 नेगेटिव था तो Vs पॉजिटिव है। तो यहां पे जो है ना, देखो यहां पे V0 इज कमिंग आउट टू बी Vs, यहां Vs इज माइनस V0, यहां Vs इज प्लस V0, इस टाइप से। तो अगर आप यहां से देखें बेटा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, क्योंकि टाइम पीरियड आधा हो गया। अगर ध्यान से देखो इस सॉटूथ वेव का टाइम पीरियड t/2 है, माने कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। अब बेटा यहां पे अगर हम बात करें फोरियर सीरीज की, किसकी बात करें, अगर हम फोरियर सीरीज की, तो I0 एक स्क्वायर वेव है, I0 की फोरियर सीरीज क्या होगी, n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4IS/n पाई साइन n ओमेगा नॉट टी। आप चाहो तो इसका एनालाइज कर सकते हो बेटा, कैसे, I0 का जो RMS है इट इज अ स्क्वायर वेव, इट विल बी IS, फंडामेंटल RMS अगर निकालोगे तो 4IS/पाई √2, यानी 2√2/पाई IS। अगर डिस्टॉर्शन फैक्टर निकाला जाए यहां से, दैट इज I0 1 RMS बाय I0 RMS विच इज 2√2/पाई, है ना, यानी कि 0.9, तो THD is 48.34%, ठीक है, 48.34%, ये बात क्लियर हुई। तो अगेन बेटा इट इज एग्जैक्टली द सेम एज द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, चाहे हाफ ब्रिज ले लो, चाहे फुल ब्रिज ले लो, या फिर रेक्टिफायर ले लो। तो सिंगल फेज के जितने भी कन्वर्टर हैं, भले ही इन्वर्टर्स हैं या रेक्टिफायर्स हैं, उनका G और THD एग्जैक्टली सेम आता है। इसके अलावा मेरे बच्चों यहां पे अगर आप nth हार्मोनिक की इंपीडेंस लिखते हो तो आप लिख सकते हो R + J n ओमेगा नॉट L -1/n ओमेगा नॉट C। इसको आप लिख सकते हैं mod Zn एंगल फाई n, वेयर mod Zn क्या होगा भाई, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा R²
ये होगा, और फाई एन क्या होगा, ये होगा। अब बेटा अगर आपको वोल्टेज की फोरियर सीरीज चाहिए तो जैसे पहले आपने वोल्टेज को इंपिडेंस से डिवाइड किया था, इस बार आप करंट को इंपिडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार आप करंट को इंपिडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए? इसीलिए फाई एन ऐड हो जाएगा, इसीलिए आपका फाई एन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया भाई? ये बात क्लियर हो गया भाई? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। अब इसके बाद मेरे बच्चों देखो यहां पे क्या फायदा है, यहां पे एडवांटेज क्या है? पहली एडवांटेज होती है नो फीडबैक डायोड रिक्वायर्ड। ठीक है। सेकंड, फॉर कैपेसिटिव लोड देयर कैन बी सेल्फ कम्यूटेशन। ठीक है। दूसरा, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? देखो बेटा, ड्रॉबैक एक तो ये है कि जो हमने देखा ना कि फॉर कैपेसिटिव लोड वी नॉट इज हाई। अगर वी नॉट हाई है तो इट कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय SCR। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, जैसा आपने देखा कि कैपेसिटर आपके स्विच को रिवर्स बायस रखता है, करेक्ट। लेकिन अब अगर आप यहां पे देखें, देखो आपने यहां पे क्या बोला था ना, ध्यान से देखना। हाँ, आपने यहां पे क्या बोला था कि ये जितने में ना V0 नेगेटिव है, ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। लेकिन मेरे भाई अगर आप देखो RC लोड में तो ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम कम हो गया है ना। RC लोड में अगर देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कम हो गया। ये कम क्यों हो गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम? क्योंकि बेटा RC लोड में जो कैपेसिटर रिवर्स बायसिंग के लिए जिम्मेदार था वो रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो गया, और अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो वो SCR को रिवर्स बायस नहीं रख पाएगा। तो हम क्या कहते हैं, फॉर R across C capacitor discharges through R and circuit turn off time reduces। ये भी ड्रॉबैक है, क्योंकि सर्किट टर्न ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा देर तक SCR रिवर्स बायस रहे, और ज्यादा देर तक अगर रिवर्स बायस रहेगा देन इट विल बी एबल टू टर्न ऑफ द SCR। अगर आपको चार्जेस रिमूव करने हैं ना तो ज्यादा देर तक रिवर्स बायस रखना पड़ेगा। तो अब बेटा ये जो डिस्चार्जिंग है ना कैपेसिटर की, तो इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए वी यूज ACSI ऑटो कम्यूटेटेड सीक्वेंशियल इन्वर्टर। ACSI का हम यूज करते हैं, समझ गए? तो ACSI जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे वो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को रोकता है, कैसे वो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को रोकता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आपको CSI क्लियर होना चाहिए, करंट सोर्स इन्वर्टर। यहां पे करंट की वेव स्क्वायर वेव है और वोल्टेज लोड के अनुसार डिफाइन होगी। अब जरा ये क्वेश्चन देखो भाई, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ 3 पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ऑन VI प्लेन इज शोन बिलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PQR। P is most suitable for VSI CSI, Q is most suitable for VSI CSI,
PQR कैन बी यूज्ड इन आइदर VSI और CSI। ऋषभ बेटा, अनअकैडमी की कोई सेपरेट टेस्ट सीरीज नहीं होती है, सब्सक्रिप्शन के अंदर ही टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है। चलो बताओ भाई। सौम्या बेटा, सिंगल फेज इन्वर्टर का आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हो, 3 फेज अभी मत करना, 3 फेज कल से स्टार्ट करेंगे। मनीष शंकर कह रहे हैं ऑल आर करेक्ट। देखते हैं भाई, बाकी लोग बोलो। कम ऑन एवरीवन। यहां पे जो है ना, ये हटा लेना, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या आएगा? ए। बिल्कुल। देखो ये वाला जो स्विच है, इट इज बाइपोलर। देख रहे हो यहां पे पहला चैप्टर जुड़ गया आपका, एंड यूनी डायरेक्शनल। बाइपोलर और यूनी डायरेक्शनल यूज होता है CSI में। इसके अंदर इट इज यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। यूनिपोलर और बाई डायरेक्शनल यूज होता है VSI में, जिसमें एंटी पैरेलल डायोड लगता है ना। और इट इज यूनिपोलर यूनी डायरेक्शनल तो ये कहीं भी यूज नहीं हो सकता। तो P यूज हो सकता है CSI में, Q यूज हो सकता है VSI में, तो A। ठीक है, आंसर विल बी A। अगला देखो भाई, अ सिंगल फेज CSI is feeding a purely capacitive load. The inverter is operated with a current source of 100 ampere, capacitance of 10 millifarad. Output is required with 50 hertz alternation. The peak to peak output voltage will be। करो भाई, बेसिक नेटवर्क से करो आप। जो मैंने आपको तरीका सिखाया था ना, 0 से T/2 तक करंट देख लो, फिर उसको C/dV/dt कर दो। ऐसे एकदम बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट लगा के करो, कोई इसके अंदर हाई फाई कंसेप्ट की आपको जरूरत नहीं है। करिए, चलो भाई फटाफट से करेंगे। ए देखें, हम यहां पे क्या बोलेंगे भाई, 0 से T/2 I0 होता है सप्लाई के बराबर। तो यहां पे हम लिखते हैं C/dV/dt इज IS। अब कैपेसिटेंस है 10 मिली फैरेड, dV कितना है, -VP से VP जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, T/2 में। दैट विल गिव यू IS। यहाँ पे 2VP, ये हो गया पीक टू पीक, IS इंटू T/2 बाय 0.01। तो IS कितना है भाई, 100 एम्पियर बाय 2, T को तो 1/f लिख लो, इंटू 0.01 इंटू 50, 100, तो ये आ गया 100 वोल्ट। तो आंसर विल बी बी। आप लोगों ने मेरे ख्याल से VP निकाल दिया है बेटा, आप लोगों ने VP निकाल दिया है, लेकिन यहां पीक टू पीक वोल्टेज पूछा है, तो दैट इज 2VP। ठीक है मनीष भाई, VSI या CSI ध्यान से पढ़ो, पहली लाइन में क्या लिखा है भाई। अगला देखो, अ सिंगल फेज CSI हैज द फॉलोइंग डेटा, I equal to 30 ampere, F 500, pure capacitance 20 microfarad, peak reverse voltage that appears across the thyristor। करो भाई, थायरिस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज पूछ रहा है। थायरिस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज एक्चुअली आउटपुट का मैक्सिमम होता है ना। थायरिस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट का मैक्सिमम होता है। तो अगर आपने यहां V0 का मैक्सिमम निकाल दिया, तो दैट विल बी द सेम एज द पीक रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर।
क्या आ रहा है 75। देखो फिर से वैसे ही करेंगे, 0 से t/2 I नॉट विल बी IS। ठीक है, अब यहां पे C dV/dt इज IS। तो कैपेसिटेंस कितनी है भाई 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और dV/dt VP माइनस माइनस VP ओवर T/2 इज IS। ठीक है, तो यहां पे VP हमें निकालना है, इट विल कम आउट टू बी IS/4FC। IS/4FC is 30/4 into 500 into 20 microfarad। 1000 10,000 10 to the power -2, 3000/4 750 बेटा, 775 नहीं आएगा 750 आएगा। ठीक है, तो आंसर है 750 वोल्ट। और यही मैंने बोला था बहुत हाई वोल्टेज आती है और इसी को सिर्फ SCR झेल सकता है। अगला देखो, a single phase full bridge inverter has a resistance of 2.4 ohm, DC voltage 48, RMS output at fundamental frequency। फंडामेंटल वोल्टेज का RMS बताना है बेटा, जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। फंडामेंटल वोल्टेज का RMS क्या होगा? चलो मुझसे पहले बनाओ इसको। हमें पीक मालूम है सर 4 VDC/पाई, RMS के लिए √2 से डिवाइड कर दिया, तो 2√2/पाई VDC। 2√2/पाई सबको पता होना चाहिए 0.9 होता है, इंटू 48 43.2, ये बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर विल बी डी। लास्ट क्वेश्चन भाई, a single phase full bridge inverter can operate in load commutation in case the load consists of। बताओ भाई लोड कम्यूटेशन कब हो सकता है, जल्दी से बोलिए। लोड के कारण थायरिस्टर ऑफ कब हो सकता है? कम ऑन एवरीवन, व्हेन इज द लोड कम्यूटेशन पॉसिबल? यस, ए, यानी लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, चल अब बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, और जो बच्चों को प्लस पे आना है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्योंकि इस वेंसडे तक आपको मिल रहा है बेटा 10% पे 10% ऑफ एक्स्ट्रा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज ही से विशाल सर का मैथ्स का कोर्स स्टार्ट हुआ है और लास्ट वीक से मेरा पावर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो आप ये दोनों कोर्सेज को लाइव अटेंड कर सकते हो, और सबसे बढ़िया बात है लाइव क्लास में टीचर से बात कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रैश कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर संडे टेस्ट लिया जाएगा, डेली आपको होमवर्क के तौर पे असाइनमेंट दिया जाएगा, आपके सभी डाउट्स का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। बट अगर और आगे जाना है, गो विद आइकॉनिक, वहां प्लस बेनिफिट्स के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा आपका स्टडी प्लानर बनवाएगा। ठीक है, अदर देन दैट स्टडी बूस्टर सेशन आपको मिलेंगे, टेस्ट एनालिसिस में आपको बताया जाएगा आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर रहेगा जिससे आप लाइव कॉल पे कनेक्ट होके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट, और अगर इस वीक में लेते हो टिल वेंसडे आपको 10% पे एक्स्ट्रा 10% भी मिलेगा। तो बेटा मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि 2 ईयर पे डिस्काउंट भी मैक्सिमम हो जाएगा और आप यहाँ पे तैयारी भी बेसिक से एडवांस तक पूरी कर सकते हो। 2 साल में बेटा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी थ्योरी, हर चीज तैयार हो जाएगी। अदर देन दैट 2 ईयर अगर आइकॉनिक के लिए जाते तो और मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साल आपके साथ टॉपर लग के काम करेगा। 2 साल बेटा अगर टॉपर की गाइडेंस में रहोगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में मेजर इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, और गजब की बात यह है कि ये अमाउंट आप चाहो तो EMI में दे देना। ठीक है,
और इसके अंदर आप अगर चाहो तो ये अमाउंट आप एजुकेशन लोन की फैसिलिटी पे भी दे सकते हो अनअकैडमी की साइड से। और जैसा मैंने बताया बेटा 10% पे 10% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो 29,000 का था 26 में होगा, जो 18 मंथ्स का 37 में था इट विल बी इन 33, 24 मंथ्स का जो 48,000 में था इट विल बी इन 38,000। तो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी लेते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। अदर देन दिस बेटा अगर 6 मंथ्स का लेते हो तो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, यू गेट 42% सेविंग। तो यहां पे आप ESE प्रीलिम्स और मेंस तक की तैयारी कर सकते हो। ठीक है बेटा, मुझसे अगर डाउट पूछना है तो उपेंद्र आपको प्लस पे आना पड़ेगा। प्लस पे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में डाउट लेता हूं। और बेटा अनअकैडमी के प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। कोड आप जानते हो, यूज कोड अंकित ESE। ठीक है, और अदर देन दिस आपके पास अनअकैडमी पे आस्क का डाउट फीचर भी आ गया भाई। प्लस यूजर्स के लिए आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, कभी भी किसी भी समय पे आप डाउट पूछ सकते हो। आपके हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सोल्यूशन हाई क्वालिटी। अगर क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो एग्जैक्ट मैच मिलेगा, इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। अदर देन दैट आपको अगर नहीं भी पूछा गया है तो आपको कुछ टाइम में आपका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और यहां पे आपको होमवर्क में भी असिस्टेंस मिलेगा। बेटा सुरेंद्र, कलर ब्लाइंडनेस से गवर्नमेंट जॉब में तो प्रॉब्लम आएगी, तो यू शुड गो फॉर योर, या तो देखो उसके अंदर मेरे हिसाब से आप PWD के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, हाँ PWD शायद, हाँ PWD कैटेगरी में, और या फिर आप प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हो। ठीक है, और बेटा मेरा पावर सिस्टम का नया कोर्स आ गया है प्लस पे, 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 19 अक्टूबर तक चलेगा। डेली 7 AM से 10:30 AM तक आपकी क्लास होगी, 3 आवर्स डेली। इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे बेटा। और यहाँ पे आपका हर संडे टेस्ट भी होगा। और ये नए बैचेस आ गए हैं, ESE प्रीलिम्स का GS का बैच C आ चुका है, आरोहन फॉर गेट 2023 बैच H आ चुका है, फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट वर्व बैच D आ चुका है, फॉर इलेक्ट्रिकल एंड EC। और जैसा मैंने बताया बेटा इस संडे होने वाला है मेगा कॉम्बैट। मेगा कॉम्बैट में आप जीत सकते हो अप टू 100% स्कॉलरशिप, और इसके अलावा आपको यहां पे मिल सकते हैं प्राइजेस भी। ठीक है, तो यहां पे बेटा आपको इनवाइट कोड यूज करना है अंकित ESE, और कॉम्बैट में एनरोल कर लेना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मचा पाओ, और मचाओगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये मेरी अनअकैडमी आईडी है, मुझे फॉलो कर लेना, यहां मुझे मैसेज कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पे हम करते हैं डेली क्विजेस। तो क्विज के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो बेटा बिरयानी हब इसी टाइम के प्राइस में होगा, ओल्ड प्राइस में कैसे होगा। और बेटा लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम सेम प्लेस, कल से 3 फेज इन्वर्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो, लेट्स क्रैक इट।